ट्वेल्थ क्लास हम लोग अपनी लास्ट क्लास में ओम्स लॉ का प्रूफ कब पढ़ चुके थे, जिसका फॉर्मूला आया था R इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वे फैक्टर जो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो आप R इक्वल टू वी अपॉन आई के हिसाब से मत सोचना, आप हमेशा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी बात लेना। सबसे पहले फैक्टर आता है लेंथ। तो अगर आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते हो, जैसे कोई तार है अपना और इसको खींच के लंबा कर दो, खींच के लंबा कर दिया, मान लो एल था ये 2L में कन्वर्ट कर दिया, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? तो रेजिस्टेंस आप खुद देख सकते हैं। यहाँ से चार्ज अगर फ्रीली चल रहे थे, उनके पास एक बढ़िया स्पेस था चलने के लिए, तो अब चार्ज तो इतनी रहेंगे क्योंकि चार्ज तो कंजर्व है, बट अब उनको चलने के लिए स्पेस थोड़ा कम मिलेगा और वो एक दूसरे से लगातार टकराते रहेंगे, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि चार्ज आगे नहीं चलेगा, करंट का अपोज होगा। तो हम यही तो बोलते हैं कि करंट का जितना ज़्यादा अपोज होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस होगा। क्लियर मेरी बात? दूसरा फैक्टर एरिया। इसमें एरिया भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर यही तार बहुत ज़्यादा मोटा कर दिया जाए, इतना मोटा कर दिया मान लो, तो अगर तार मोटा हो गया तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए अब और ज़्यादा स्पेस मिलेगा, अभी और ज़्यादा फ्रीली चल सकेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली चलेंगे तो अपोज कम होगा, और अपोज कम होने को ही हम लोग क्या कहेंगे कि रेजिस्टेंस कम हो गया। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/a के। क्या मेरी बात क्लियर है कि एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है? अगर इन दो फैक्टर को आप एक साथ लिखें तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और जिसको कि आप पढ़ते हैं R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। ये रो एक कांस्टेंट होता है जो कंडक्टर की नेचर पे डिपेंड करता है। क्या रो L पे डिपेंड कर रहा? नहीं। एरिया पे डिपेंड कर रहा? नहीं। ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है अपनी। तो रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। क्लियर है मेरी बात? इस कांस्टेंट को आप लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी। जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है अपनी, क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। ये केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। और करके आप और दूसरी तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए, आपका फॉर्मूला है R इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए। बोलिए है या नहीं? इसमें से अगर इसे L और A को हटा दें तो ये जो फैक्टर बचता है यही तो रेजिस्टिविटी है। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। किस पे डिपेंड करती है? लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड करती है, N पे, E पे और टो पे। तो ये अपनी रेजिस्टिविटी है। इसको अलग ही मैं भी थोड़ा आगे भी बताऊंगा, पर फिलहाल इतना समझ लीजिए, लेंथ और एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। दो फैक्टर हुए अपने अभी तक। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है। चलो भाई, नोट करते रहना जो भी आपको समझ आए। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। इसको अलग से भी बताऊंगा, पर फिलहाल अभी समझ लीजिए आप। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपने T बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो कंडक्टर के अंदर चलते हैं, वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि E के इज इक्वल टू 3/2 kBT। ये आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पढ़ के आते हैं क्लास 11th में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी केल्विन में जो टेम्परेचर होगा। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ml अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए, तो उसमें किस पे इफेक्ट पड़ने वाला? तो जैसे ही आप इसको बढ़ाते हैं टेम्परेचर को, तो ये जो टाइम है जिसको कि रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टो, वो घट जाएगा। उनका रिलैक्स करने का टाइम कम हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी टक्कर मारेंगे।
और ये कम होने से क्या मिला, ये कम हुआ तो ये बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये आपको याद रखनी। फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल कि मटेरियल की नेचर कैसी, भाई वो एलॉय है, सेमीकंडक्टर है, क्या है। तो फिलहाल तो कंडक्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो इंसुलेटर होता तो तब उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, एलॉय का उससे कम, सेमीकंडक्टर का उससे कम, और सबसे कम कंडक्टर का। कंडक्टर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो कितनी प्रॉपर्टी होगी? 4। पांचवी एक और होती है, ये आप थोड़ी देर सोचना, पहले सब कुछ फिर नोट करना। अभी तो मैं बता देता हूँ उसको डायरेक्ट। क्या है पांचवी प्रॉपर्टी? तो वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इस बात पे भी वही ये डिपेंड करता है। कैसे? मान लीजिए कोई वायर है क्यूबॉइड शेप का, क्यूबॉइड शेप का कंडक्टर है कोई अपना, ये L, ये B ले लो और ये साइड इसकी H ले लो। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा, ऐसे करंट जा रहा और ये 1 है, तो जब आप इसका R1 लिखोगे तो रो इंटू L अपॉन A। L होता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, तो इसकी लेंथ है H, तो H अपॉन एरिया। तो एरिया, परपेंडिकुलर एरिया करंट का ये होता है, जो A होता है वो ये, तो परपेंडिकुलर एरिया कितना आ गया? BL। लेकिन अगर यही करंट ऐसे एंटर करे, यहाँ से यूँ और नीचे को जाए पाथ नंबर 2 से, तो रेजिस्टेंस जब आप लिखोगे रो तो ऐसा ही, लेंथ कौन सी लोगे? तो इस बार आप लेंथ ये लोगे, ये, तो ये कितनी इसकी L, और एरिया ये लोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, या ये, तो ये किसके इक्वल आ गया? BH। क्या R1 R2 इक्वल है? बताइए। तो ये इक्वल नहीं है। अगर L और B और H अलग अलग हैं तो ये आपस में इक्वल कभी नहीं हो सकते। तो मैं कह सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो मैंने 5 फैक्टर आपको बताए। पहला लेंथ पे, लेंथ बढ़ने से बढ़ जाता है। दूसरा एरिया, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। तीसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। नंबर 4 नेचर ऑफ मटेरियल, तो इंसुलेटर का सबसे हाई रेजिस्टेंस होता है। और नंबर 5 डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट चलता है उसमें फॉर्मूले रो इंटू L अपॉन A में वो लेंथ लेनी होती है, और करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका आपको मैग्नीट्यूड लेना है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक आप नोट करेंगे। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर रो, RO रो, RHO रो। रो से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखिए इसके 2-3 डेफिनेशन इसकी बन जाती है। अगर बात करूँ मैं 10th क्लास के लेवल पे जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, इसको इन्वर्स के। तो अगर इन दोनों कंबाइंड करते हैं तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और यहाँ से कॉन्स्टेंट रो लिया जाता है L अपॉन A, या रो इक्वल टू RA अपॉन L। पढ़ते थे ना आप, इसी रो को हम लोग क्या बोलते थे वहाँ? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या क्या बोलते थे? या रेजिस्टिविटी। क्लियर है मेरी बात? तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। यूनिट क्या आएगी? R की ओम, मीटर स्क्वायर मीटर, तो यूनिट क्या होती है इसकी? ओम मीटर, ओम मीटर। क्लियर है मेरी बात? तो ओम मीटर इसकी होती है। ये अपना 10th लेवल पे है। 10th, इसे 12th पे भी हालांकि आप यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, याद रखना, होता ऐसे भी है। और मेनली जो 12th लेवल पे आपको बताया गया कि रेजिस्टिविटी किसी भी तार के दोनों एंड पे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हो
क्या अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी जो करंट डेंसिटी है, मान लीजिए ये कोई वायर है, यहाँ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये इसका एरिया A, इसमें से I करंट फ्लो हो रहा, करंट हमेशा ऐसे ही चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका रेशियो भी यही होती है। तो रो इज इक्वल टू ई को क्या, अगर ये लेंथ L मान लें आप, तो क्या E को V बाई L कह सकते हैं और J को I अपॉन A, ये मल्टीप्लाई आपको आती है अंदर अंदर की और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई। तो रो इज इक्वल टू V इंटू A अपॉन I इंटू L, और V अपॉन I क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी मेटल कंडक्टर के लिए जिसको को R कहा जाता है। तो यही फॉर्मूला वहाँ से ड्राइव हो जाता है। तो ये 12th लेवल पे क्या है, किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है और जो उस एरिया की, उस लेंथ की जो करंट डेंसिटी होती है, इसके रेशियो को हम लोग उस पर्टिकुलर जगह का रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और तीसरी कॉन्सेप्चुअल, एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे मैं बात करता हूँ इसकी। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात करें इसकी रेजिस्टिविटी की, तो देखिए बेटा, आप लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ के आए, R इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर टो ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। और आपको ये भी पता कि रेजिस्टेंस ऐसे बनते हैं, ऐसे इसको दिखाया जाता है, जो मैंने आपको दिखा भी रखा है, इस तरह का रेजिस्टेंस होता है। तो पुराने टाइम में क्या था कि रेजिस्टेंस बाहर कंट्रीज़ में बनते थे और दूसरी कंट्रीज़ में सप्लाई किए जाते थे। मान लीजिए यूके में बन रहे, यूएस में बन रहे, और इंडिया में वो आते थे, जहाज़ों में भर भर के आते थे पूरे। मान लीजिए ऐसे कोई रेजिस्टेंस आया और ये 100 ओम का था, इसकी कुछ लेंथ थी, कुछ एरिया था। अब आते आते कुछ रेजिस्टेंस टूट भी जाएंगे। मान लीजिए चौक है, एज ए रेजिस्टेंस इसको अगर कंसीडर करें, इतना पार्ट इसका टूट गया, ये पार्ट टूट गया, ये इतना रह गया। अब इस पूरे के ऊपर तो 100 ओम लिखा था, पर ये कितने ओम का होगा ये मुझे नहीं पता। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि M मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, N कैलकुलेट कर सकता हूँ, E कैलकुलेट कर सकता हूँ, 2। ये हर एक मटेरियल के लिए फिक्स है, हर एक मटेरियल का क्या है, ये फिक्स। उसके बाद दो फैक्टर बचते हैं, लेंथ और एरिया। क्या मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ, स्केल से मेजर कर सकता हूँ इसको, बिल्कुल। एरिया भी कर सकता हूँ, उसके भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास, स्क्रू गेज होता है, वर्नियर कैलिपर्स होता है अगर पतले हैं तो, नहीं तो बड़े बड़े मीटर भी होते हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों हम वापस इनको जहाज़ों में भर के दूसरी कंट्री में भेजें, क्योंकि जब ये टूट जाते थे तो इनको वापस भेजा जाता था, वो फिर से इन्हें लिख करके भेजते थे कि भाई इतने ओम का रेजिस्टेंस है। ये टूटने के बाद मान लीजिए इतना रह गया और वो 80 ओम लिख के भेज रहे वापस, इसमें 1-1.5 महीने का टाइम खराबी तो हो रहा है ना। तो अगर मैं इस फैक्टर को कैलकुलेट कर लूँ, कंपनी से इस फैक्टर को कैलकुलेट करा लूँ, तो फिर तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं उसके उस फैक्टर को लेंथ से मल्टीप्लाई करूँगा और एरिया से डिवाइड करूँगा, तो मुझे नया रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो बस उन्होंने यही कहा कि जो ये फैक्टर है ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, जिसे नाम रेजिस्टिविटी दिया गया, लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आई, आप साफ साफ देख रहे, M अपॉन NE स्क्वायर टो, इसके इक्वल हमारी रेजिस्टिविटी है। क्लियर है मेरी बात। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही, डिपेंड ऑन मटेरियल, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। उसके शेप पे डिपेंड नहीं करती कि कैसी शेप की हो, क्या उसकी शेप है क्या नहीं है, इस बात पे उसका कोई मतलब नहीं है, केवल डिपेंड करती है कि मटेरियल कैसा है। तो ये अच्छा लगा होगा आपको। तो ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे मैंने रेजिस्टिविटी की बात की। यूनिट वही है हमारी, ओम मीटर मटेरियल की प्रॉपर्टी है। बहुत बार बोर्ड्स में पूछा भी जा चुका है कि एक वायर है उसे 2 गुना कर दिया गया, वायर को 2 गुना कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड करता है, तो ये तो डबल ही हो जाएगा, बल्कि रेजिस्टिविटी इस पर डिपेंड नहीं करती, ये L और A पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ से नहीं सोचना, यहाँ से सोचना। तो जब ये डिपेंड ही नहीं करती इसके ऊपर, तो क्या होगा, तो ये नो चेंज। ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो रेजिस्टिविटी
इंडिपेंडेंट होगी। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस की जो उल्टी टर्म होती है, कोई जानता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, CONDUCTANCE, कंडक्टेंस। इसे G से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को। ये रेजिस्टेंस की उल्टी होती है, तो 1/R इसे लिखते हैं। यूनिट क्या होगी भाई इसकी? तो R की ओम होती है, तो इसकी कह सकते हैं ओम की पावर -1, या इसको उल्टा लिख दो MHO, या इसको साइमेन भी बोलते हैं, साइमेन, S, साइमेन भी बोलते हैं। क्लियर है? ये ओम्स जो थे उनके फादर का नाम था साइमेन ओम, तो वहाँ से भी ली गई है यूनिट। दूसरा क्या होगा भाई? तो दूसरी ऐसे ही रेजिस्टेंस की उल्टा तो कंडक्टेंस आ गया। तो दूसरी टर्म हमारी क्या है? क्या वो रेजिस्टिविटी है? तो बिल्कुल वो अपनी रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी की उल्टी क्या टर्म आने वाली बेटा? तो रेजिस्टिविटी की उल्टी टर्म होगी हमारी कंडक्टिविटी। क्या होगी रेजिस्टिविटी की बिल्कुल रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। तो ये बोर्ड में अक्सर आती रहती है टर्म कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सिग्मा इज इक्वल टू 1/R, 1/ρ सॉरी। तो जो इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, RA/L की जगह L/RA। तो ये वो एक तरह से प्रॉपर्टी है कि भाई करंट चले, रेजिस्टिविटी करंट रुके, कंडक्टेंस करंट चले, रेजिस्टेंस करंट रुके। यूनिट क्या होगी? तो यूनिट साफ साफ दिखाई दे रही है इसकी यहीं से ही। इसकी क्या थी? ओम मीटर। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और फिर से वही मो मीटर इनवर्स या साइमन, इसका उल्टा साइमन होता है, साइमन मीटर इनवर्स। तो ये बन जाएगी यूनिट। तो कोई खास बात नहीं होती, ये तो हम लोग लिख ही लेते हैं अगर थोड़ा भी सही से पढ़े। नोट करिए भाई जल्दी से। चलो कर लिया। इसके बाद छोटी छोटी टर्म है हमारी, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं कोजेज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मेन कारण क्या है? तो कोजेज ऑफ रेजिस्टेंस जो मैं 10th क्लास पे वीडियो डाली थी उसमें भी बताया था कि रेजिस्टेंस का मेन कारण इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है। इलेक्ट्रॉन जब बहुत टक्कर मारते हैं तो वे जाम लगा देते हैं मटेरियल के अंदर, वो आगे नहीं चल पाते, और जब वो फ्री नहीं होते तो वो आगे नहीं चलेंगे तो करंट भी नहीं बनेगा। तो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द मेन कोजेज ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपको याद रखना। और कोलिजन कैसे बढ़ता है? तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, और इससे नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होते हैं, या ये कहें कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्लियर है मेरी बात? तो ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग अपना ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, और टेम्परेचर का बड़ा अच्छा खासा इफेक्ट देखेंगे कैसे इनके ऊपर पड़ता है। ठीक है बेटा? चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।